के माध्यम से संचार का ऑपरेशन निम्न प्रकार से। तो बेटा आप अपने माइक ऑफ कर लीजिए ना, मैं आगे बढ़ कंटिन्यू करता हूँ। देखो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिट्रोफिटिंग। तो रिट्रोफिटिंग का क्या मतलब है बेटा? ये तो चलेगा ही ना। देखो रिट्रोफिटिंग के पहले मतलब समझो। रिट्रोफिटिंग का मतलब क्या है? देखो बेसिकली जब हम पुराने किसी सिस्टम के अंदर, सिस्टम बोले तो एसी हमारी है ना खास तौर पे, है ना। जो पुरानी एसी या सिस्टम थे, उस पुराने सिस्टम में जो पुरानी वाली गैस जो डली हुई थी, वो किसी कारण से अगर सिस्टम के या किसी चीज के लिए नुकसान कर रही है, हमारे खासतौर से एनवायरमेंट के लिए प्रॉब्लम कर रही है ना, तो उस पुरानी वाली गैस को हटाकर नए वाले रेफ्रिजरेंट को जब उसमें डालते हैं सिस्टम के अंदर, तो उसको बोलते हैं रिट्रोफिटिंग, है ना। और थर्मल इंसुलेशन का क्या मतलब है? जो हमारी कॉपर की ट्यूब वगैरह होती हैं, हमारी कॉपर की ट्यूब वगैरह है, तो उस कॉपर की ट्यूब वगैरह में ऊपर के पाइप में क्या होता है, उसकी जो अंदर की कूलिंग है वो बाहर निकलने लग जाती है, या उसमें कूलिंग बाहर निकलती है। उसको रोकने के लिए हम जिस बाहर से कुछ लेयर या इस टाइप का यूज करते हैं उसको बोलते हैं इंसुलेशन, है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे ये करते हैं। तो रेफ्रिजरेशन, वो सबसे पहले देखते हैं क्या हमारा रेफ्रिजरेशन एयर गणित प्रणाली में रेफ्रिजरेंट की कमी और रेफ्रिजरेंट का वातावरण पर हानिकारक प्रभाव के कारण पुरानी रेफ्रिजरेशन प्रणाली में हम बदलाव की आवश्यकता होती है। मतलब जितने पुराने सिस्टम है, या तो रेफ्रिजरेंट को वो रेफ्रिजरेंट हमारा बनना बंद हो गया है, ठीक है, क्या हो गया है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई है, या किसी कारण से हमारे वातावरण पर हानिकारक प्रभाव डाल रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, सिस्टम में कुछ बदलाव करते हैं। तो करते क्या है, पुराने रेफ्रिजरेशन प्रणाली में बदलाव करने के पश्चात इसे उपयोग योग्य बनाने के लिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई नया गैस आ गई सिस्टम में, नई गैस आ गई हमारी R22 या R32 चल रही है आज के टाइम में, तो ऐसा तो नहीं कि R32 वाले सिस्टम को बंद कर देंगे, नहीं। तो सिस्टम को इस तरह से बनाएंगे कि हमारी इसमें R32 वाली गैस भी काम करने लग जाए, है ना। जब इस तरह से किया जाता है उसको बोलते हैं रिट्रोफिटिंग। क्या बोलते हैं? रिट्रोफिटिंग। ऊष्मा जो हीट होती है हमेशा वो किधर फ्लो करती है? हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ फ्लो करती है। तो आरएसी प्रणाली में जिस जगह को ठंडक किया था उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटेड स्पेस। क्या है? रेफ्रिजरेटेड स्थान या रेफ्रिजरेटेड स्पेस बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है रेफ्रिजरेटर सिस्टम में, ऐसे पदार्थ जो रेफ्रिजरेटर स्थान पर भारी ऊष्मा के प्रभाव को, जैसे भारी जो ऊष्मा है, भारी जो हीट है हमारा एटमॉस्फेयर से जो आ रही है, इसके प्रभाव को रोकने के लिए जिस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं या जिस प्रोसेस का यूज करते हैं उसको बोलते हैं थर्मल इंसुलेशन, ठीक है। और जिस पदार्थ का मेटेरियल का यूज करते हैं उसको बोलते हैं इंसुलेटिंग मेटेरियल। अब जैसे यहाँ आपको दिखा गया है कि अगर किस तरह से रिट्रोफिटिंग करते हैं, यहाँ आपकी वैक्यूम पंप लगी हुई है इधर साइड में, ये आपकी वैक्यूम पंप लगी हुई है, ठीक है। सिस्टम से कंप्रेसर लगा हुआ है आपका, ठीक है, ये पूरा आपका सिस्टम है, ठीक है। किस तरह से किया सारा बताया। रिट्रोफिटिंग होता क्या है? किसी आरएनसी प्रणाली में आवश्यक का परिवर्तन करना ही रिट्रोफिटिंग करता है। मतलब अपनी जरूरत के अनुसार ही कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिट्रोफिटिंग बोलते हैं। इसके अंतर्गत पुराने और वातावरण के लिए हानिकारक पदार्थों को, ठीक है, आधुनिकता के अनुसार परिवर्तित करते हैं। इसमें सिस्टम की दक्षता कार्यकाल में वृद्धि हो जाती है। पुराने सिस्टम जो आरएसी प्रणाली में सीएफसी तथा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज किया जाता था, जो कि हमारे किसके लिए नुकसान करते थे? ओजोन की परत। पता है ना, अपने एटमॉस्फेयर होता है, आपका एटमॉस्फेयर होता है, उस एटमॉस्फेयर से जो आपकी अल्ट्रावायलेट लाइट आ रही है हमारे ह्यूमंस के लिए हानिकारक या नुकसानदायक होता है। तो इस टाइप की हानिकारक रेज को रोकने के लिए जो बीच में जो ऑक्सीजन की परत होती है उसको ओजोन लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते थे, ये हमारे जो पुराने रेफ्रिजरेंट थे इसको लेयर को धीमे धीमे गला रहे थे, खराब कर रहे थे। तो एक टाइम पे एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। क्या नाम था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, याद रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उन्होंने कहा कि इन वाली गैसों को सीएफसी और एससीएफसी, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एससीएफसी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन,
को प्रतिबंधित करने के बारे में बात हुई है ना, और नए रेफ्रिजरेंट लाने के बारे में सोचा गया। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम रिट्रोफिटिंग बोलते हैं। अब क्या है, हम जब रिट्रोफिटिंग करते हैं तो क्या कंपोनेंट चेंज करते हैं ना, तो इस तरह से चेंज किया जाता है कि उसकी कोई भी तकनीकी कोई दिक्कत ना हो, किस तरीका से उसकी दक्षता क्या हो जाए, हमारी दक्षता में वृद्धि हो जाए और साथ में हमारी मनी की भी सेविंग हो जाए। ठीक है, अब किन किन, जैसे हमारे सबसे पहले चेंज करते हैं हम सक्शन पॉट बदलना, है ना, किससे चेंज करेंगे, आपका यहाँ पर सक्शन पॉट बदलना, सक्शन पॉट को चेंज करेंगे। तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग प्रणाली में रेफ्रिजरेंट को बदलने से पूर्व प्रणाली के सक्शन पॉट को बदल देना ही महत्वपूर्ण होता है। अगर नए रेफ्रिजरेंट के गुण पुराने रेफ्रिजरेंट की तुलना में भिन्न होते हैं तो नॉर्मल सी बात है, चेंज करना पड़ेगा। अगर रेफ्रिजरेंट प्रणाली में रेफ्रिजरेंट के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए नए रेफ्रिजरेंट के गुणों के आधार पर ही सक्शन पॉट का चयन किया जाता है कि हम किस टाइप का रेफ्रिजरेंट आपका यूज ले रहे हैं। ठीक है, जिस तरह का हम रेफ्रिजरेंट यूज में लेके आ रहे हैं, ठीक है, उसी तरह से हम सक्शन पॉट को भी चेंज करेंगे। सक्शन पॉट कौन सा होता है, जैसे आपका ये कंप्रेसर है नॉर्मल, ठीक है, तो कंप्रेसर बना हुआ है, एक कंप्रेसर यहाँ से एक लाइन आती है, एक लाइन यहाँ से जाती है ना, जो लाइन यहाँ से आती है एवोपरेटर से आती है तो इसको बोलते हैं सक्शन पॉट, है ना, और इधर जाता है उसे बोलते हैं डिस्चार्ज लाइन, ये डिस्चार्ज पॉट। दूसरा है चेंजिंग ऑफ कैपिलरी ट्यूब सिस्टम, कैप ट्यूब सिस्टम। रेफ्रिजरेंट प्रणाली में रेफ्रिजरेंट को बदलने पर कैप ट्यूब प्रणाली को भी बदल देना चाहिए, इससे रेफ्रिजरेंट प्रणाली में रेफ्रिजरेंट की लीकेज होने की संभावना नहीं रहती है। ठीक है, इसके अलावा प्रणाली में नमी भी उत्पन्न नहीं होती है, इस प्रकार रेफ्रिजरेंट प्रणाली की दक्षता भी अच्छी बनी रहती है। अगला है चेंजिंग ऑफ ऑयल। नॉर्मल सी बात है, जिस तरह का हम रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं उसी तरह से हमको अपना ऑयल भी चेंज करना चाहिए, कंप्रेसर ऑयल, क्योंकि हर रेफ्रिजरेंट के अंदर सीएफसी हो, देखो सीएफसी पहले यूज करते हैं ना, अब एक है एससीएफसी, आप जो यूज करेंगे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इन सब के लिए ऑयल भी भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा रिट्रोफिटिंग। रिट्रोफिटिंग क्या है, नॉर्मल सी जो पुराने सिस्टम जो चले आ रहे थे, उन पुराने सिस्टम में जो पुरानी गैस इस्तेमाल की जा रही थी, जैसे कि R12 थी, R11 थी, उनको हटा दिया गया R22 की, अब R22 भी हट जाएगी आने वाले टाइम में, 2030 तक का टारगेट रखा है, इसको R22 को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अब तो R32 तो मार्केट में आ गई है, ठीक है, R32 वगैरह यूज कर रहे हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी जो ओजोन है आपकी, जो कि हमें हार्मफुल रेज जो सनलाइट से आ रही है, सनलाइट के रूप में आ रही है, वो नुकसान करते हैं, तो उसको ये धीमे धीमे डिप्लीट करने लग जाता है ना। अब थर्मल इंसुलेशन की बात करें तो थर्मल इंसुलेशन बता दिया कि नॉर्मल क्या है, फ्रिज के साइड में लगा होता है, यहाँ पर इस तरह से लगा होता है ना, ये थर्मल इंसुलेशन बोलते हैं। ऊष्मा सदैव अधिक तापमान वाले स्थान से कम तापमान वाले स्थान की ओर प्रवाहित होती है, नॉर्मल सी बात है, मतलब अगर टेम्परेचर हाई है, वो हाई से किधर जाती है, लो टेम्परेचर तक जाती है ना, ऊष्मा हाई से लो की तरफ आपकी ऊष्मा फ्लो होती है। रेफ्रिजरेशन प्रणाली में एवेपोरेटर सबसे ठंडा होता है, नॉर्मल बात है, इसलिए ऊष्मा एवेपोरेटर की ओर प्रवाहित होती है। रेफ्रिजरेशन प्रणाली में रेफ्रिजरेटर स्थान को ठंडा बनाने रखने के लिए आवश्यक है कि ऊष्मा उस स्थान तक ना पहुंचे, ऊष्मा को मतलब जहां हमारा जिस स्थान को हम ठंडा कर रहे हैं जिसे बोलते हैं रेफ्रिजरेटेड स्पेस, क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटेड स्पेस, सही पढ़ा था ना, यहाँ तक ऊष्मा किसी तरीका से ना पहुंचे, तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसके बीच में क्या लगा देते हैं, थर्मल इंसुलेशन मटेरियल। तो ऊष्मा को रेफ्रिजरेटर स्थान तक पहुंचने से रोकने के लिए प्रयुक्त ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं थर्मल इंसुलेशन या थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल। अब फंक्शन क्या है थर्मल इंसुलेशन का, थर्मल इंसुलेशन के निम्नलिखित कार्य होते हैं। देखो बेटा, आप ध्यान से थोड़ा ज्यादा स्टैंड में पढ़ा करो, देखो पीपीटी बनाने में टाइम लग जाता है मुझे भी, है ना, सेट करने में। तो थर्मल इंसुलेशन में क्या कार्य होते हैं, यह ताप मार्ग में ताप प्रभाव की दर को कम करता है, मतलब टेम्परेचर का जो फ्लो हो रहा है उसको फ्लो को क्या कर देगा, धीमे धीमे कम कर देता है ना, कम कर देता है, नॉर्मल सी बात है, डिक्रीज कर देगा। यह रेफ्रिजरेटर स्थान में तापमान को टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, कंडेंसेशन को भी रोकने से बताता है, ठंडी सतह पर जल वाष्प के कंडेंसेशन को रोकने से रोकता है, यह ऊष्मा को हानि को कम करता है। थर्मल इंसुलेशन रेफ्रिजरेटर की सतह को मजबूत बनाता है, पहली बात, एक और काम होता है सतह को मजबूत बनाता है, ये जल वाष्प के प्रभाव को भी कम करता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल में किस तरह का देखो यूज हो रहा है, उसके आधार पर हम इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं। तो ऐसा यूज करते हैं जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम हो। थर्मल कंडक्टिविटी कम होने का मतलब क्या है, उसकी चालकता कम होने का मतलब उसमें से हीट
आसानी से ट्रांसफर ना हो। इस तरह से हम मटेरियल का यूज करते हैं। एक आपका प्राकृतिक, जो कि नेचर में आसानी से मिल जाता है। दूसरा है आपका कृत्रिम, मतलब जो बनाए जाते हैं। एक सेलुलर है, एक कार्बन, है ना, एक करके पढ़ते हैं। तो नेचुरल इंसुलेटिंग मटेरियल जो होते हैं, जो कि नॉर्मल नेचर से मिल जाता है, उसमें कोई हम ज्यादा कोई केमिकल नहीं मिलाते हैं, ये नॉर्मल प्राकृतिक रूप में उपलब्ध होते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल देखो, आपका कभी भी क्वेश्चन दे देगा कि इसमें से कौन सा नेचुरल इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो आपको एक आध उसमें से डाल देगा जो कि आर्टिफिशियल है। इसमें कौन सा आपका एस्बेस्टस है, ठीक है, ग्लास है, सिलिका है, पत्थर है, कचरा है, सूत है, सूत मतलब कॉटन का वेस्ट, ऊन है, जानवरों के खाल के बाल, सॉरी जानवरों के बाल है, लकड़ी की छाल है, लकड़ी का बुरादा है, ठीक है, लकड़ी का बुरादा है, और इन सब का यूज करते हैं। इसमें एक बाइंडर टाइप का मिला देते हैं। बाइंडर का मतलब क्या है, इनको जोड़ने के लिए, कि किसी तरह से बाहर तो उनका पाउडर फॉर्म में बना रहे हैं, तो ये चिपक जाए तरीका से, है ना, चिपकाने वाला पदार्थ। और क्या होता है, ये पेड़ की ये छाल होती है, जब उनको कंप्रेस करके दबाकर बहुत कठोर बना दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं कॉर्क बोलते हैं, ठीक है। अब लकड़ी की छीलन क्या बराबर होती है, आप जानते हैं, इसको भी यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, देखते हैं आर्टिफिशियल इंसुलेटिंग मटेरियल। तो आर्टिफिशियल इंसुलेटिंग मटेरियल जो कि हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, इसमें क्या आपका जमाए हुए बाल, सबसे पहले क्या है, जमाए हुए बाल का इस्तेमाल करते हैं। इसे बनाने के लिए जानवरों के बालों को साफ करके वॉइस कट हो गई सर। ना ना बेटा, मेरी वॉइस यहाँ से कंटिन्यू जा रही है, ठीक है। बाद में आप देख लीजिए थोड़ा, एक बार क्लास को डिस्कनेक्ट कर लीजिए, फिर से कनेक्ट कर लीजिए, होपफुली देखो आपकी वॉइस आ जाएगी, है ना, यहाँ से। ऐसा मेरा तो नेट से ही चलना बढ़िया चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फिर भी वो दिक्कत तो मुझे, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा ना आपको, तो उसमें देख लेना, ठीक है। अगला है कोपाक। तो कोपाक भी बनाया जाता है ना, कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। तो यह एक प्रकार का कार्बा होता है, कार्बा वृक्ष पाया जाता है, जिसकी जड़ से रेशम के रेशे निकाले जाते हैं, रेशम के रेशे जो निकाले जाते हैं, इन रेशों से स्लैब बनाई जाती है। स्लैब का मतलब एक ऐसे प्लेट टाइप की बनाई जाती है, ठीक है। तो गर्मियों टेम्परेचर को इंसुलेट करने के लिए प्रयोग किया है, तो इनको कहते हैं कपास का यूज करते हैं। आगे निकलते हैं कार्बन, तो समझ आया कपास जो आपका इंसुलेट है वो काफी निकलता है, काफी निकलता है, वो कार्बन नामक वृक्ष निकलता है। कार्बन नामक वृक्ष से क्या निकाला जाता है, रेशम के रेशे निकाले जाते हैं, ठीक है। अगला आपका सेलोटेप। तो ये गन्ने के छिलके से, सेलोटेप किससे बनाया था, गन्ने के छिलके से, ठीक है। इस प्रकार पर बनाया जाता है, इसे कुछ रासायनिक पदार्थों में मिला दिया जाता है, घोल बना दिया जाता है। ये बाहर में बहुत हल्का होता है, हल्का होता है तथा इसमें कोई गंध नहीं होती है। गंध पसंद है, इसमें गंध होती है, बिल्कुल इसमें गंध नहीं होती है, ठीक है। और ये जल्दी होता है, मतलब पानी का भी कोई ज्यादा प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आपको थर्माकोल, थर्माकोल तो मैंने मोस्टली उसमें देखा है, ठीक है। ये एक्सटेंडेड, इसका नाम है एक्सटेंडेड पॉलीस्ट्रीन होता है। क्या होता है, एक्सटेंडेड पॉलीस्ट्रीन के नाम से भी जाना है। थर्माकोल तो दूसरा नाम दे देगा वो इथाइलिन, एक्सपेंडेड इथाइलिन, ग्लाइकोल, ग्लाइकॉल। तो क्या नाम है इसका, एक्सपेंडेड पॉलीस्ट्रीन, ठीक है। एक्सपेंडेड की स्पेलिंग क्या होता है, एक्सपेंडेड।
यह फॉर्म प्लास्टिक का होता है, किसका होता है, प्लास्टिक फॉर्म का, जिसमें 1 लीटर में तीन कितना होता है, 3 से 6 लाख भिन्न भिन्न छोटे छोटे सेल बनाए। सेल का मतलब ऐसे ऐसे जैसे गोली सी दिखती है, आपने देखा होगा थर्मोकॉल में, तो सेल बोलते हैं। इसमें उत्तम इंसुलेशन वाला गुण होता है, मतलब इसमें हाई क्वालिटी गुण होते हैं। इसके सेल दृढ़ता से जुड़े, आराम से बड़े आसानी से जुड़ जाते हैं, ठीक है। यह नमी को रोकने वाला उत्तम कुचालक है, ये बाहर में बहुत हल्का होता है, तो बताइए। अगला हमारा सेलुलर मटेरियल। तो सेलुलर मटेरियल कौन सा है, यह है, यह अकार्बनिक रेशेदार। क्वेश्चन में कार्बनिक अकार्बनिक, कार्बनिक नहीं है, तो कौन सा होता है, अकार्बनिक होता है ना, ध्यान रखना इस चीज को। या अकार्बनिक रेशेदार पदार्थ होते हैं, जैसे कि ग्लास वूल, स्लैग वूल, सेरेमिक, एस्बेस्टस। इनके रेशे एक दूसरे से चिपक जाते हैं, इनके ग्लास वूल भिन्न भिन्न घनत्व वाले शीट बार स्लैब के रूप में मिलते हैं। अधिकतम घनत्व वाली वस्तु मजबूत कम चालकता वाली होती है, परंतु इनमें वाष्प प्रभावित हो सकती है। ये ज्यादा बढ़िया नहीं होते, इसमें वाष्प होने लग जाते हैं, ठीक है। ये किस रूप में पाए जाते हैं, फॉइल के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, फॉइल के रूप में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। अगला आपका ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा होती है। तो ये कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका रबड़ देखा आप लोगों ने, रबड़ होती है, फॉर्म होती है, चावल की भूसी, पॉलिस्टीन, पॉलीयूरेथन, आदि का यूज करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। पॉलीयूरेथन, ये पॉलीयूरेथन, ये ब्रेड बोर्ड, लचकदार बोर्ड, ड्रग बोर्ड में मिलता है, किसमें मिलता है, ड्रग बोर्ड में मिलता है, हार्ड बोर्ड में, लचकदार बोर्ड में मिलता है, और ड्रग में पाया जाता है। ड्रग को सतह पर स्केच किया जाता है और इसमें फॉर्म भी अगला और स्मूथ फॉर्म यूज करते हैं। नाम याद रखिएगा, अगला पॉलीयूरेथन फॉर्म का यूज कंप्लीट हो गया। अगला जो चैप्टर है आपका वो है आपका, ठीक है, विंडो एसी के बारे में पढ़ेंगे आपका। कल आपको विंडो एसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसी बच्चे को पूछना बेटा, आप लोग भैया अपना इसका सर्टिफिकेट दे दो ओजेटी वाला। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो मैं बात कर लूंगा किसी कंपनी वाले से, ठीक है। वो पैसा लेगा तो मैं उससे बात कर लूंगा, पैसे की बात कर लूंगा, 700-500 जितने लेगा मैं उससे बात कर लूंगा। अपना ऑन बोर्ड पेमेंट का सर्टिफिकेट देखो, आपके एग्जाम हो जाएंगे कुछ समय, मान के चलो 1-2 महीने तुम्हें सर्टिफिकेट दे दोगे, मैं अपलोड कर दूंगा। तो उनको भी टाइम लगता है डिपार्टमेंट को, 2 बच्चे रहेंगे, वो बच्चा सारे पैसे कलेक्ट करके मुझे दे दे, मैं उससे बात कर लूंगा, ठीक है। अपना एनएफएस कब तक ट्रेनिंग चालू होगी, कब आपको मिलेगा पता नहीं। तो पहली क्लास बेटा कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कल आपका चैप्टर होगा विंडो एसी, ठीक है। जो पढ़ाया हुआ है मैंने पीडीएफ में शेयर कर दिया, आप लोग जरूर इसको डाउनलोड करके देख लेना एक बार।